आप इस मुसलमान रियासत के रहने वाले हैं, आप बहुत नेक और नमाजी परहेजी लोग हैं, क्यों नहीं मुझसे इंसाफ किया जा रहा? मुझे क्यों जुल्म की तपी क्यों पीछा जा रहा? मबासी साहब, आप मीरपुर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, क्या आपका ये दिल क्या मेरे बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा कि वो आपको याद करते हुए उनको याद कर रहा है? मेरा नाम तारिक महमूद है, चिकारवी। मैं ज़िला झेलम वैली, तहसील चिकार और मुर्दा दक्खन पदर का रहती हूँ। तो मेरे साथ जो भी मामलात पेश आए हैं, मैं इससे कबल भी तकरीन पे बहुत मरतबा ये बयान कर चुका हूँ, लेकिन बड़े अफसोस से मुझे ये आज 7वीं मरतबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इंतहाई अफसोस के साथ ही मुझे आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सदा आकर बोलता कश्मीर चैनल पर फिर आना पड़ा। तो ये मैं अपनी शोहरत के लिए ये मैं बार बार चैनल पर नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो तब में ये मुझे बार बार आना पड़ता है। पहले तो मैं मकामी लोगों से रजू करता हूँ, अगर सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद मुझे ये तकरीर पे आना पड़ता है। तो मैंने शादी की हुई है जिला बाग, तहसील राड़ा, 76 नंबर 2, शेख मोहम्मद बशीर वल्द मोहम्मद अब्दुल अजीज़, और जो कि ज़िला पुंछ डीसी सैयद मुमताज़ काज़मी साहब के हमसाए हैं। और अफसोस कहना पड़ता है कि डीसी मुमताज़ काज़मी साहब इतने मुखलस और अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे ऑफिसर उनको पड़ोस पर होकर उन डीसी मुमताज़ काज़मी साहब उस ज़िला पुंछ रावला कोर्ट में वो डिप्टी कमिश्नर हैं। तो ये रावला कोर्ट ज़िला पुंछ का दिल व दिमाग है। यहाँ के लोग किसी गलत अफसर को बर्दाश्त नहीं करते। वो जब से डिप्टी कमिश्नर बने हुए वो रावला कोर्ट में ही तफसीलात हैं। ये गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान की धरती है। गाजी मिल्लत की धरती जो है, उनकी सियासत बिल्कुल बेदाग सियासत है। उनकी तीसरी नकद दस्तन इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी सियासत पर कोई दाग नहीं है। ये ज़िला पुंछ के बड़े गयूर और बड़े बहादुर और बहुत दलेर और बहुत हमदर्द किस्म के लोग हैं। मेरे और मेरी फैमिली के दरमियान जो तलफात हैं वो मैं आपको सामने रखता हूँ। वो ये चाहती है कि ये मैं लोगों के घरों में काम करूँ, तो मेरी गैरत मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुझे अल्लाह की नेमतें दी हुई हैं। आँख, नाक, मुँह, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं अपनी बीवी और बच्चों की कफ़ालत खुद कर सकता हूँ। तो मेरे और उसके दरमियान सिर्फ इतने तलफात हैं। डीसी मुमताज़ काज़मी साहब कहते हैं कि औरत बिगड़ी हुई है और उसको राय रास्त पर लाना मुश्किल है। औरत नहीं बिगड़ी हुई, उसके वारसा बिगड़े हुए हैं। वो बड़े फ़ख्र से कह रही है कि मेरे 7 भाई हैं, मेरा वालिद है, मेरे 3 चाचे हैं, मेरा ताया है, मेरे फलाने हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है, उनकी बेटी, भतीजी और बहन लोगों के घरों में कामकाज कर रही है, वो खुद उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, खुद उसको अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। अपने दामाद को लोगों से मिलकर, एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर से मिलकर जेलों में डालते हैं बिला वजह। केस करने का, फैमिली कोर्ट जाने का उसको पूरा हक हासिल है, लेकिन वो अपने मैके से होकर जाए, आपने किसी भाई को साथ लेकर आए, अपने वालिद को साथ ले, अपने ख़ानदान से किसी आदमी को साथ लेकर आए। अदालतों के चेयरमैन है सरदार तारिक मसूद एडवोकेट साहब, जो कि सबसे बड़े वकील हैं बाग के। तो वो अदालतों के बाहर भी इस मामले को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो अपनी उस औरत को इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो ये बड़ी इंतहाई ख़तरनाक बात है। डिप्टी कमिश्नर रिटायर राजा अरशद साहब ने उसको अपने घर से निकाला और निकाल कर एक ऐसे घर में भेज दिया जहाँ पर वो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में से एक भी घर में नहीं है। वो उनकी वालदा वहाँ पर रहती हैं, वो मरीज़ हैं, बीमार हैं, ना उनसे कोई बात कर सकता है, ना वो बात सुन सकती हैं, ना उनको इन मामले का इल्म है।
तो वो बड़ा अच्छा ही घराना है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े इज्जत वाले लोग हैं, नमाजी और मजहबी लोग हैं। इस हल्के की बहुत बड़ी तारीफ़ है कि ये दीनी और मजहबी लिहाज से ये सबसे आगे हैं ये लोग। और नदीम अब्बासी साहब को ये बात डीसी अच्छा साहब से पूछनी चाहिए थी कि कोई भी आदमी किसी बासर घर में ठिकाना लेता है तो वो उसका कोई मकसद होता है। बग़ैर मकसद से किसी बासर घर में कोई आदमी नहीं आता। तो इसका मकसद क्या है? उसने केस किया डीसी अरशद साहब के घर से और डिग्री जाकर उसने ली है डीआईजी सरदार फ़हीम अब्बासी साहब के घर। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि एक अफसर दूसरे अफसर को भी दाग लगाए। इन अफसरों का काम होता है कि बुराई को रोकथाम करना। बुराई कोई रोकथाम के लिए ये आला अफसर बड़ा किरदार अदा करते हैं। इनको लोगों के घर बसाने चाहिए, इनको लोगों के घर उजाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ाद रियासत है, हमारी मुसलमानों की रियासत है। यहाँ पर कोई दूसरे मज़हब के आदमी नहीं रहते, सब मुसलमान रहते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह के हालात मेरे साथ पेश आ रहे हैं, इस तरह के हालात मकबूजा कश्मीर में भी नहीं है। यासीन मलिक किसको तफत देने के लिए वो इंडिया की जेल में है। अपनी इज़्ज़त और नफ्स के लिए वो इस वक्त इंडिया की जेल में है। और भारतीय वज़ीर आज़म उससे कहता है मुझसे माहिदा करो और जेल से जान छड़ाओ और बाहर जाओ। वो कहता है मैं तुम्हारे माहिदों को जूते की नोक पर रखता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो इस तरह ये है कि 4 महीने 6 दिन मैं जेल में रहा। और जेल से मुझे जब रिहाई मिली 2 जुलाई को, तो मेरे ज़मानती वहाँ गए। वहाँ एक हवालदार साहब आ गए, हवालदार बशारत साहब। उन्होंने कहा जी मैं आपको वकील दे रहा हूँ। वकील उन्होंने दिया। तो जब वो ज़मानत का डॉक्यूमेंट लेकर वो जेल में आए तो वहाँ हवालदार साहब रो रहे थे कि भाई आपने उसको फ़ीस कम दी है, 20,000 बहुत कम दिए हैं, तो मुझे वो जेल से देने पड़ेंगे। तो आप ये 10,000 रुपये मुझे दे कर जाएँ ताकि मैं वकील साहब को दूँ, वरना ये ज़मानत मनसूख हो जाएगी। तो वो ज़मानती कहने लगा कि 26 तारीख को इनकी तारीख़ है, वो 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा, तो लिहाजा अभी आप इतनी शोर शराबा ना करें, इनको जाने दें। तो हम घर गए तो 26 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हवालदार बशारत साहब मुसलसल फ़ोन करते रहे कि वो 10,000 रुपया मैंने वकील साहब को दे दिया, वो मेरी जेब में आएगा तो फिर उनकी जो है वो तारीख बोली जाएगी। वो 10,000 रुपया उन्होंने वहाँ वसूल कर लिया। तो 20,000 रुपया वकील साहब ने ले लिया। तो उसके बाद में एक मरतबा बच्चों के लिए किस्त लेकर गया तो 10,000 रुपया वो किस्त में से वकील साहब ने, जहांगीर मागरे साहब ने, उसमें से भी कटौती कर ली। बताएं हम जेल वालों को अलग पैसे देंगे, वकीलों को अलग देंगे, और मैं मजदूर आदमियों में से पैसे कहाँ से लाऊं? तो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं। डीसी अरशद साहब को इसको डीआईजी साहब के घर नहीं भेजना चाहिए था, इसको अपने वारसों के हवाले करना चाहिए था। वहाँ पर एक आज़ाद सरबत, एक मुखलस किस्म के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो बेहतर फ़ैसले करते हैं, अच्छे फ़ैसले करते हैं, और गांव के लोग, इलाके के लोग उनके ऊपर बहुत एतमाद करते हैं। और मैं भी उनका दिल से एहतराम करता हूँ कि वो एक सैयद ज़ात से तल्लुक़ रखते हैं। हमारा पूरा ख़ानदान, हमारी पूरी रियासत के लोग सैयद ज़ात का बहुत एहतराम करते हैं। डीसी मुमताज़ साहब को बता देना चाहता हूँ कि वो एक सैयद ज़ात हैं। वो मैदान करबला में उन्होंने मज़लूम के लिए जंग लड़ी थी। मसलन उनके वर्षा ने उस वक्त मैदान करबला में मेरे से भी ज़्यादा मज़लूम थे, और मैं भी मज़लूम हूँ। अगर मेरे साथ ये इंसाफ ना किया गया तो खुदा का अज़ब आप पर नाज़िल होगा, और खुदा के गज़ब से कोई नहीं बच सकेगा। तो मेरे बच्चे आज वो डीआईजी साहब के घर में तो महफूज हैं, लेकिन कल वो मुझे इस सूरत में मिलेंगे कि फुटबैरी के ऊपर वो किसी मंशियात वाले का इंतज़ार करते हों कि मैं हम मंशियात बेचें और घर के लिए खाना लेकर जाएं। तो उस वक्त मैं कहाँ जाऊँगा, किससे पूछूँगा? आज तो वो महफूज जगह पर हैं, और 2.5 सालों से मुझे बच्चे नहीं मिले। तो नदीम अब्बासी साहब, आप मीरपुर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, क्या आपका ये दिल
क्या मेरे बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा कि वो आप आपको याद करते हुए उनको याद करना है? क्या आपने अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ? आपका दिल क्यों नहीं पिघल रहा? आप इस मुसलमान रियासत के रहने वाले हैं, आप बहुत नेक और नमाजी परहेजी लोग हैं, क्यों नहीं मुझसे इंसाफ किया जा रहा? मुझे क्यों जुल्म की चप्पी क्यों पीछा जा रहा? मैं आखिरी बात, ये आपने बात ख़त्म करने से पहले, ये तमाम गरबी बाग के मदीना इलाका से, जिला बाग के, और ये अवामी एक्शन कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि खदारा मेरे बच्चों को मेरे हवाले किया जाए, और ये ऐसे जुल्म मकबूजा कश्मीर में नहीं हो रहे हैं जो जो इस वक्त अर्जा के एक डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर साहब। खुदा हाफिज़, मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ।